द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 18 के प्रथम खंड में हमने जाना कि प्रथम विश्व युद्ध के पीछे मुख्य कारण कौन कौन से प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहे। 28 जून सन 1914 को बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी सराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आरोप लगाया और ठीक एक माह पश्चात 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण करके प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। चूंकि ऑस्ट्रिया का मित्र जर्मनी था, उसके साथ उसकी अलायंस थी, इसलिए जर्मनी भी ऑस्ट्रिया के पक्ष में युद्ध में कूद पड़ा और जो दूसरा गुट था इंग्लैंड का, फ्रांस का, रूस का, उसने सर्बिया का पक्ष ले लिया और इस तरह 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। यह युद्ध मुख्य रूप से 5 मोर्चों पर लड़ा गया। सबसे पहले हम लोग पश्चिमी मोर्चे की बात करते हैं। पश्चिमी मोर्चे में जर्मनी का टारगेट पूरे फ्रांस पर अधिकार करने का रहा। उसने फ्रांस पर अधिकार करने की कड़ी में बेल्जियम के क्षेत्र पर हमला किया। ब्रुसेल्स पर भी उसका अधिकार हो गया। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स थी। इंग्लैंड और फ्रांस की संयुक्त सेना जर्मनी को रोकना चाहिए, लेकिन इसके लिए वह नाकाम रही। बड़ी तेजी से जर्मनी की सेना फ्रांस में बढ़ती चली जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब फ्रांस के भाग का अंत हो जाएगा। जब जर्मनी की सेना महज 15 मील यानी लगभग 24 किलोमीटर दूर फ्रांस की राजधानी पेरिस से थी, उस समय मॉर्ने नदी के किनारे एक निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व चीफ कमांडर जोफ्रे ने किया और इस आर पार की लड़ाई में, इस कयामत की घड़ी में जोफ्रे ने अपने सैनिकों को, अपने नागरिकों को एक नारा दिया, डू और डाई। पूरी देशभक्ति के साथ, राष्ट्रीयता की भावना के साथ पेरिस को बचाने के लिए मॉर्ने के युद्ध में फ्रांस वासियों ने, फ्रांस के सैनिकों ने जी जान लगा दिया और इसी का परिणाम है कि मॉर्ने के युद्ध में जर्मनी की पराजय हो गई। इस तरह फ्रांस ने मॉर्ने के युद्ध को जीतकर स्वयं को, यूरोप को और विश्व को बचा लिया। लेकिन फिर भी हम ऐसा पाते हैं कि अभी भी फ्रांस का बहुत सारा हिस्सा जर्मनी के कब्जे में था और उससे जर्मनी से खाली कराने के लिए उसने निरंतर प्रयास किया और उसके इस प्रयास में इंग्लैंड ने निरंतर उसका साथ दिया। एक युद्ध हुआ था जिसे न्यू चैपल का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में जर्मनी और के विरुद्ध फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर लड़ाई लड़ी और इसे एक विनाशकारी युद्ध कहा जाता है, क्योंकि 1815 के वाटरलू के युद्ध में जितने सैनिक इंग्लैंड और फ्रांस के मारे गए थे, उससे कहीं अधिक सैनिक इस युद्ध में मारे गए और इंग्लैंड और फ्रांस को ऐसा लगा कि अगर हमें जर्मनी से मुकाबला करना है तो हमें एक बड़ा बलिदान करना होगा। 1916 में सोमे का युद्ध हुआ और इस युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध पहली बार टैंक का प्रयोग किया। इस तरह पश्चिमी मोर्चे पर बड़ी भयंकर लड़ाई जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई थी। अब हम बात करें कि पूर्वी मोर्चे पर किस प्रकार का युद्ध हुआ था। पूर्वी मोर्चे पर रूस, जो कि मित्र देशों का एक प्रमुख देश था, उसने पूर्वी प्रसा पर आक्रमण कर दिया। ऐसे समय में जब जर्मनी पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध में संलग्न था, वह भी चकित रह गया। रूस ने हमला किया, प्रसा के कुछ भाग पर उसका
अधिकार भी हो गया, लेकिन उसकी यह सफलता क्षणिक रही। जैसे ही पश्चिमी मोर्चा के सैनिकों को लेकर जर्मनी के सेनापति हिंडेनबर्ग रूस पर चढ़ाई करने के लिए आए, रूस के सैनिकों का हौसला पस्त हो गया और उन्होंने रूस को परास्त कर दिया। रूस से प्रसा भी खाली करा लिया गया। इसके अलावा रूस के हिस्से को भी जर्मनी ने प्राप्त कर लिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि रूस जब जर्मनी से परास्त हो गया तब उसने ऑस्ट्रिया पर हमला बोला। इस हमले में उसने ऑस्ट्रिया के गैलेसिया के क्षेत्र को भी प्राप्त कर लिया। लेकिन जब जर्मनी की सेना ऑस्ट्रिया की मदद के लिए आई, पुनः रूस के छक्के छूट गए और उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। यानी रूस दोनों मोर्चों पर पराजित हुआ, एक बार जर्मनी से और एक बार जर्मनी की मदद से ऑस्ट्रिया ने रूस को परास्त किया। रूस के बारे में हम जानते हैं कि क्रीमिया युद्ध 1853 to 56 में उसकी पराजय हुई। फिर 1904-05 के रूस जापान युद्ध में उसकी पराजय हुई। और यहाँ पर हमने पाया कि विश्व युद्ध के 2 मोर्चे पर उसकी पराजय हुई। लगातार पराजय से उसके सैनिकों के जहां एक और हौसले पस्त हो रहे थे, दूसरी ओर वहां के नागरिकों का आक्रोश रूस के जार के विरुद्ध बढ़ता गया, जिसकी परिणति 1917 का रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। रूस की सेना निरंतर परास्त हो रही थी और रूस का जार सेना के समृद्धि के लिए, विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया, बल्कि उन्हें निरंतर युद्ध में वो झोंक रहा था। जिसका परिणाम यह हुआ कि 1917 में जब उसने अपनी सेना को आदेश दिया तो उसकी सेना ने उसकी आज्ञा को मानने से भी इनकार कर दिया था। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी मोर्चे की जब हम बात करते हैं तो पाते हैं कि टर्की, जो कि जर्मनी का प्रबल समर्थक था, कैसर विलियम द्वितीय और टर्की के बीच अलायंस भी हुआ था। बर्लिन टू बागदाद रेलवे लाइन बनाने की भी बात कही गई थी और विलियम द्वितीय ने अपने आप को मुसलमानों का सच्चा हितैषी भी प्रोजेक्ट किया था। जाहिर सी बात है कि टर्की ने जर्मनी के पक्ष में युद्ध में भाग लिया। उस समय वहां के युद्ध मंत्री अनवर पाशा थे, जिन्हें जर्मनी का समर्थक बताया जाता था। बॉस्पोरस के क्षेत्र को जर्मनी के युद्धपोतों के लिए टर्की ने खोल दिया। इसके माध्यम से जर्मनी के जलपोत अब काला सागर में आसानी से पहुंच सकते थे और रूसी बंदरगाहों पर वे हमला कर सकते थे। रूस और टर्की के रिलेशन अच्छे नहीं थे। रसिया का सपोर्ट इंग्लैंड और फ्रांस ने किया, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र, जिसमें मेसोपोटामिया का क्षेत्र था, फारस का क्षेत्र था, मिस्र का क्षेत्र था और एशिया में भारत का क्षेत्र था, इन क्षेत्रों को जर्मनी नुकसान पहुंचाना चाहता था, क्योंकि इन क्षेत्रों पर जर्मनी के दुश्मनों का राज था। इस निमित्त उसने इस क्षेत्र पर हमला किया, लेकिन उसके इस प्रयास को विफल करने का भी कोशिश किया गया। इसके अलावा विश्व युद्ध की एक प्रमुख घटना है बल्गेरिया का प्रवेश। दक्षिण पूर्वी मोर्चा पर जब मित्र देश असफल हो रहे थे, उस वक्त बुल्गारिया ने युद्ध में प्रवेश किया। बुल्गारिया ने पहले कहा वह तटस्थ रहेगा, लेकिन बाद में उसने केंद्रीय शक्ति यानी जर्मनी और ऑस्ट्रिया के पक्ष में युद्ध में शामिल होने का निश्चय किया। और जब बुल्गारिया का प्रवेश केंद्रीय शक्तियों के साथ हुआ तो उससे सर्बिया का पतन निश्चित हो गया, क्योंकि मैसेडोनिया को लेकर बुल्गारिया और सर्बिया के रिलेशन अच्छे नहीं थे। सर्बिया पर ही हमला करके विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, लेकिन सर्बिया को पूरी तरह पस्त नहीं किया जा सका था। लेकिन जब बुल्गारिया का साथ जर्मनी और ऑस्ट्रिया को मिला
तो उन्होंने मिलकर अंततः 1915 में सर्बिया को परास्त कर दिया। समुद्री मोर्चे पर भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। हम सब जानते हैं कि समुद्री शक्ति के मामले में इंग्लैंड दुनिया का अग्रणी राष्ट्र था। विलियम द्वितीय के समय में जर्मनी ने भी जल सेना का विकास किया था और दुनिया की दूसरे नंबर की शक्ति जर्मनी की नौसैनिक क्षमता को कहा गया। इन दोनों के बीच समुद्री मोर्चे पर कई दफा युद्ध हुआ। कभी इंग्लैंड जर्मनी पर भारी पड़ा, कभी जर्मनी इंग्लैंड पर भारी पड़ा, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध किया और उन्होंने जर्मनी को परास्त किया। दक्षिण मोर्चे की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये पाते हैं कि इटली ने पहले तटस्थ रहने की बात की थी, लेकिन 1915 में 23 मई को वह युद्ध में इन्वॉल्व हुआ। पहले उसका झुकाव केंद्रीय शक्ति की ओर था, लेकिन इस समय मित्र देशों की स्थिति अच्छी होने के कारण उसने मित्र देशों के पक्ष में युद्ध में भाग लिया। ऑस्ट्रिया पे उसने हमला किया, लेकिन उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा और बाद में जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इटली को परास्त किया। इस विश्व युद्ध में जो कि निरंतर प्रसारित हो रहा था, फैल रहा था और अनेक देश इसके आगोश में आ रहे थे, ऐसे समय में अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने इस विश्व युद्ध में अमेरिका को अपने आप को इन्वॉल्व किया और अमेरिका के आ जाने से जो मित्र देश थे उनका हौसला बढ़ गया। एकाएक हमें देखते हैं कि विश्व युद्ध के अंतिम दौर में पराजित देश आत्मसमर्पण करने लगे। बल्गेरिया ने आत्मसमर्पण किया, टर्की ने आत्मसमर्पण किया, ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण किया। केवल केंद्रीय शक्ति में जर्मनी ही ऐसा देश था जो युद्धरत रहा। लेकिन विल्सन के प्रयासों से कैसर विलियम द्वितीय ने एक संधि प्रस्ताव रखा और अंततः जो प्रथम विश्व युद्ध था वह समाप्ति की ओर पहुंच गया। जर्मनी के लोगों ने कैसर विलियम द्वितीय के विरुद्ध बगावत की, जिसकी परिणति 11 नवंबर सन 1918 को युद्ध विराम हो गया। 9 नवंबर 1918 को विलियम द्वितीय ने इस्तीफा दिया और 2 दिन बाद 11 नवंबर को इस युद्ध विराम पर हस्ताक्षर हो गया। इस तरह 28 जुलाई सन 1914 को जिस विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे आक्रमण करके इसे शुरू किया, उस विश्व युद्ध का अंत 11 नवंबर सन 1918 को हुआ। इस विश्व युद्ध में लगभग 36 देश इन्वॉल्व हुए थे। कहीं कहीं 37 देशों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है और ओवरऑल 6 करोड़ 50 लाख सैनिक इस युद्ध में शामिल हुए। 1 करोड़ 30 लाख सैनिक इसमें मारे गए, 2 करोड़ 20 लाख हताहत हुए और 70 लाख सैनिक अपाहिज हुए। इस विश्व युद्ध में जहां एक ओर टैंक का प्रयोग हुआ, वहीं दूसरी ओर हवाई जहाजों का भी, हवाई बम का भी, पनडुब्बी का भी और जहरीली गैसों का भी प्रयोग हुआ। इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारत की ओर से भारत के लोगों ने भी अपनी सहभागिता निभाई, युद्ध लड़ा। युद्ध में शहीद भी हुए, जिनके नाम हमें दिल्ली के इंडिया गेट में लिखे देखने को मिलते हैं। इस विश्व युद्ध के रिजल्ट की जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि विश्व युद्ध से जो राजतंत्रीय शक्तियां थी उनका पतन हुआ, जनतंत्रीय भावना का विकास हुआ, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास हुआ। युद्ध के बाद संधि होती है। 1870 में हमने देखा जाना कि जब सीडान के युद्ध में
फ्रांस की पराजय हुई थी, उसके पश्चात 1871 में फ्रैंकफर्ट की अलायंस हुई थी और इस अलायंस में जर्मनी ने विजेता होने के कारण संधि की शर्तों को फ्रांस पर थोपा था। लेकिन अब पेरिस के शांति सम्मेलन में हम देखते हैं कि 48 वर्ष बाद उसी स्थान पर एक वक्त ऐसा आया कि जब जर्मनी पराजित पक्ष बनकर खड़ा था और फ्रांस विजेता पक्ष बनकर खड़ा था। वक्त ने करवट लिया। अब संधि की शर्त थोपने की बारी फ्रांस की थी। उसने जर्मनी पर एक कठोर संधि आरोपित की, जिसे हम लोग वारसाय की संधि के नाम से जानते हैं। यह एक आरोपित संधि थी और इसके बारे में कहा जाता है कि जर्मनी ने कोरे चेक पर हस्ताक्षर किया था। जर्मनी के सामने मजबूरी भी थी, उसने हस्ताक्षर तो कर दिया, लेकिन अपमान की घूंट को उसने सहा। इसी वजह से कालांतर में हम देखते हैं कि अगले 20 वर्षों पश्चात पुनः जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध को आरंभ कर दिया। इस तरह निष्कर्ष रूप में हमने पाया कि अगर सीडान का युद्ध नहीं हुआ होता तो प्रथम विश्व युद्ध नहीं हुआ होता, और अगर प्रथम विश्व युद्ध नहीं हुआ होता तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध भी नहीं हुआ होता। आगे हम लोग फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।